अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10 कर्मनाशा की हार जो हम लोग पढ़ रहे थे। ये वीडियो का आगे पार्ट 6 है ये वीडियो के, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है कहानी में। कुलदीप की जो मनोदशा होती है वो अपने मनोदशा से बाहर निकल पाता है या नहीं, उसकी हालत और क्या होती है, और फुलमती को जो बच्चा हुआ है उसका बाप कौन है। फागुन का आरंभ था। मुखिया जी की लड़की की शादी थी। गांव भर में खुशी छाई रहती, जैसे सबके घर शादी होने वाली हो। तो फागुन का महीना शुरू हो गया था। मुखिया जी के घर में उनकी बेटी की शादी थी और गांव भर के में सभी कोई खुश थे कि जैसे ऐसा लग रहा था कि सारे गांव के लोगों के घर में शादी है। शादी के दिन तो गांव वालों में बनने संवरने की हार लग गई। सब लोग पट्टी कटा रहे थे। शौकीनों की पट्टी 4-4 अंगुल चौड़ी छुरे से बनी थी, मतलब पट्टी काटे थे, मैं सबके अपना अपना बाल बना रहा था। कुएं की जगत पर दोपहर के 2 घंटे पहले से भीड़ लग गई थी, और कुएं से पानी निकालने के लिए 2 घंटे पहले से ही भीड़ लग गई थी। और अब 2 बजने को आए। साबुन लग रहे थे, पैरों में ज़मीन मले सिकड़े से रगड़ छोड़ाई जा रही थी। तो सब कोई अपने बदन में, अपने हाथ पैर में साबुन वाबुन लगाकर सब कोई अपने बदन के मैल सब निकाल रहे थे, अच्छे से नहा धो रहे थे सब। बारात आई। द्वार पूजा की शोभा का क्या कहना। जैसे ही बारात आई, तो जैसे बारात आता है तो उन लोग को पूजा पाठ किया जाता है द्वार पे खड़े होकर ही। तो वो बहुत ही शानदार पूजा पाठ हुआ। बनारस की बाई नाचने आई थी और बनारस से कोई नाचने वाली को बुलाया गया था। छैल छबीलों की भीड़ जमा हो गई थी और उसके साथ साथ यंग जनरेशन के लड़के लोग भी सब वहाँ पे नाचने गाने लगे। शाम को महफिल जमी। मुखिया जी का दरवाज़ा आदमियों से खचाखच भरा था। एक और गली में सिमट कर औरतें बारात बैठी हुई थी और गांव की लड़कियां, बुढ़िया और कुछ मनचली बहुएं। बाई जी आई, अपने ताम झाम फैलाकर बैठ गई। सारंगी लेकर बूढ़े मियाँ ने किन किया। बजाई ने बाई जी ने आलाप के बाद गाया। और वहाँ पे भी एक तरफ औरतें लोग जहाँ बैठी हुई थी, लड़कियाँ लोग थी, लेडीज़ जहाँ पे थी, वहाँ पर भी एक बाई जी आई, सारंगी लेकर बैठी एक बुढ़िया, उन्होंने कुछ बजाया और बाई जी भी वहाँ पे अपना गाना गाना शुरू कर दिया, जैसे शादी ब्याह में नाच गाना होता है। महफिल के बहुत दूर गांव के छोर पर आमों के पेड़ पर फागुन के पीले चांद की छाया फैली थी, जिसके नीचे चितकबरे के चाम की तरह फैली चांदनी में एक प्रश्न उठा। मुखिया जी की महफिल में पतुरिया ने जो गीत गाया कितना सही था। तो महफिल से बहुत दूर गांव के किनारे पर आम का एक पेड़ था, वहाँ पर जो चांद की रोशनी पीली थी वो फैल रही थी, जिसके नीचे चितकबरे के चाम की तरह फैली चांदनी थी। तो चितकबरे में थोड़ा थोड़ा रोशनी फैल रहा था, कहीं कहीं से रोशनी आ रहा था, क्योंकि आम के पेड़ के ऊपर चांद चमक रहा था, तो पत्ते जहाँ पे नहीं दिख रहे थे वहाँ से थोड़ा थोड़ा रोशनी आ रहा था। और एक प्रश्न उठा कि मुखिया जी की महफिल में जो गीत गाया जा रहा है वो कितना सही था। कौन सा गीत? ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी धत। तो यहाँ पे ये कौन है? ये कुलदीप और फुलमतियाँ यहाँ पर बैठे दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो मुखिया जी की महफिल, तो फुलमती कौन सा गीत? तो कुलदीप कहते हैं ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी धत। उस दिन मैं बड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, मेरी माँ के सिर में दर्द था। कौन है? ज़ोर से आवाज़ गूंज उठी थी। पास की गली में एक छाया खो गई थी। कौन है? फिर आवाज़ आई थी, मैं हूँ कुलदीप। तो वहाँ पे कौन आया था? कुलदीप आया था। यहाँ क्या कर रहे हो? नदी की ओर चला गया था। तो वो कहता यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता नदी की ओर वो चला गया था। इस शाम पेट में दर्द था। इस शाम में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो नदी की ओर क्यों गए थे? तो वो कहता है उसके पेट में दर्द था।
क्रोध की हालत में भैरव पांडे मुस्कुरा उठे। झूठ पेट में दर्द था कि आँख में। तो वो उसका जब वो कुलदीप घर आता है तब वो उसे सवाल जवाब करते हैं कि इतनी देर तुम कहाँ थे? तो बोले नदी के किनारे गया था। तो वो पूछते हैं कि वहाँ तुम क्या करने गए थे? तो वो कहता है पेट में दर्द था। तो वो उसका झूठ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि पेट में दर्द था या आँख में। कुलदीप का सिर लज्जा से झुक गया था। मैं उसकी चोरी गलती पकड़ा गई थी। उसे लगा जैसे एक क्षण का ये भयप्रद जीवन उसकी आत्मा पर सदा के लिए छा जाएगा। और उसको ऐसा लग रहा था कि ये एक क्षण, एक पल का जो है भय जो है, उसका आंखों में जो भय है, डर है, ऐसा लग रहा था कि वो उसकी आत्मा तक चला जाएगा। ये डर उसके आत्मा के भीतर ढुक जाएगा। एक क्षण के लिए हुआ ये झूठ उसके सारे जीवन को झूठा साबित कर देगा। उसको ऐसा भी लग रहा था कि एक बार का ये झूठ जो है उसका पूरा जीवन को ही झूठा साबित कर देगा। एक क्षण के लिए झुका ये माथा फिर कभी ना उठ सकेगा। और उसको ये भी पता था कि वो कुछ ऐसा पाप, कुछ गलत काम करके आया जिसकी वजह से वो अपना माथा जो झुकाया है, और ये माथा जो है, उसका सर जो है, कभी भी उठ नहीं सकेगा। वे झूठ के इस पर्दे को फाड़ डालना चाहता था, किंतु कुलदीप भैरव पांडे ने आहिस्ते आहिस्ते कहा। वो चाहता था कि वो इस झूठ, ये जो झूठ वो कहा उससे, वो झूठ से वो पर्दा उठा दे, लेकिन कुलदीप भैरव पांडे ने आहिस्ते आहिस्ते कहा। उसके कहने से पहले ही भैरव पांडे जो है उससे आहिस्ते आहिस्ते कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर पाँव रख रहे हो बेटा। तुमने कभी अपने बाप दादों की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। बड़े पुण्य के बाद इस घर में जन्म मिला है। तो वो उससे कहते हैं कि वो समझ जाता है कि ये फुलमतिया से मिलने गया है, और इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम गलत रास्ते पे पैर रख रहे हो, और ये जो तुम ये कर रहे हो, ये इज़्ज़त जो हम लोग को मिला है, बहुत इस घर में जो हम लोग को जन्म मिला है, बहुत पुण्य कमाने के बाद ये यहाँ इस घर में हम लोगों ने जन्म लिया है, और तुम बाप दादा की इज़्ज़त के बारे में नहीं सोच रहे हो। भाई इसे कभी मत भूलना कि अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता, किंतु इस अवसर को गलत कहकर नीचे गिरने से बड़ा पाप और कोई नहीं। तो वो कहता है भाई, वो भैरव पांडे कहता है कि भाई इससे कभी मत भूलना कि अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन गलत कहकर नीचे गिरने से बड़ा पाप हो जाता है, और उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। कुलदीप को लगा कि तीखे कांटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले में फंस गई है। उसके बाद उसको इतना बुरा लग रहा था कि उसे लग रहा था कि कोई ज़िंदा मछली उसके गले में फंस गया है। गर्दन को चिरती हुई यदि वह निकल जाए तो गनीमत, किंतु ये असहाय पीड़ा तो नहीं सही जाती, और ना जाने क्यों वो हिचकियों में फूट फूट कर रो उठता है। वो सोच रहा था कि जो मछली, वो सोच रहा उसके गले में जो फंसा है, जो बात उसके गले में फंसा है, वो उसे बाहर निकाल दे तो अच्छा है, लेकिन वो अचानक से वो इस दर्द से बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा। भाई के मन की पीड़ा की कल्पना भी उसके लिए कष्टकर थी, किंतु उसकी आत्मा अपने संपूर्ण भाव से जिस वस्तु को वैर्य समझती थी, उसे वे एकदम ही व्यर्थ कैसे कह दे। भाई की मन की पीड़ा को वो कल्पना, भाई के मन में जो उसका दर्द हो रहा था, वो उसकी कल्पना से भी उनको तकलीफ़ होती थी, लेकिन उसकी आत्मा जो संपूर्ण वास्तव में पीड़ा जो सह रही थी, जो व्यर्थ की थी, उसे वह कैसे बाहर निकले। जिस छाया में ना जाने क्यों उसे एक अनजाने आनंद का अनुभव होता है, उसे कलिक कह सकना उसके वंश की बात नहीं थी, और इस कष्ट के भार को उसकी आंखें संभाल न सकी। और जिस छाया में लोग वो, क्योंकि वो एक पंडित का घर था, बहुत ही पवित्र घर था, तो वो जिसकी छाया में लोग जो है एक आनंद के, खुशी का अनुभव करते हैं, उसी घर में किसी को कालिक कह देना ये बहुत ही दुख की बात थी। वो भी अपनी आंखों को संभाल नहीं पाते हैं। भैरव पांडे भी भाई
से लिपट गए थे। जैसे उनका भाई रो रहा था, वो उसे देखकर अपने भाई से वो भी लिपट पड़ते हैं, उसकी पीठ सहला रहे थे और उसे बार बार चुप हो जाने को कह रहे थे। यदि कोई देख ले तो उसके मन में आया कि वे कुलदीप को जल्दी जल्दी खींचते हुए एक ओर चले गए, और वहाँ पे वे बार उसकी पीठ सहला रहे थे, उसे चुप करा रहे थे, और वो ये सोच रहे थे, वे कह रहे थे यदि कोई देख ले तो वो तो उनके मन में ये बात है, इस तरह से दोनों भाई रो रहे हैं, क्या हो गया है, और यदि कोई देख ले तो क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, इसलिए वे कुलदीप को जल्दी जल्दी वहाँ से खींचते हुए एक ओर चले गए, वो दूसरी ओर चले गए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके।